हाँ जी, कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th सोशल साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है। जी हाँ मेरे दोस्त, जो कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। जी हाँ मेरे दोस्त, और इस वीडियो में मैंने जितने भी आपके प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज हैं और साथ ही अभी लेटेस्ट जो आप लोग का 2023 का पेपर हुआ है उसमें जितने एमसीक्यूज आए हुए थे सबको इस वीडियो में मैं इंक्लूड कर लिया हूं। आप लोग देख सकते हो जो अभी आपका आने वाला बोर्ड एग्जाम है उसमें इन्हीं से सेम टू सेम डिट्टू इसी जो ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये सारा का सारा ये पेपर इसी में से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। तो आप अंत तक वीडियो देखते रहना, सारा का सारा इस चैप्टर का आप क्वेश्चन क्लियर कर लेना, ठीक है। चलो बाकी बोलूंगा, अगर चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। देखो ये सारे के सारे जो एमसीक्यूज है प्रीवियस ईयर है, साथ ही मैंने पूरा का पूरा आपका ये बुक है ना, इसको देखो पढ़कर एकदम एक एक चीज़ें मैंने ये मार्क कर कर अच्छे से सारी चीज़ें मैंने आपका नोट्स सब निकाल कर और ये एमसीक्यूज बनाया हुआ है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन है कि फ्रेडरिक सार्यू था। ओके, ये ऑब्जेक्टिव है कि फ्रेडरिक सार्यू था या फ्रेडरिक सार्यू कौन था, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ऑप्शन में देखो दिया है कि एक आंदोलनकारी था, एक चित्रकार था, एक पत्रकार, या फिर इनमें से कोई नहीं, यानी इन तीनों में से कोई, इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो देखो फ्रेडरिक सार्यू कौन था, तो फर्स्ट ही जो आप लोग का जो चैप्टर है उसमें फर्स्ट ही पेज पे आप लोग का जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो यहाँ फ्रेडरिक सार्यू के बारे में पूरा डिटेल सब दिया हुआ है। तो चलो मैं आपको इसके बारे में पूरा का पूरा बता देता हूँ। देखो हम लोग शुरू करते हैं फ्रांसीसी क्रांति से। फ्रांसीसी क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति 1789 में प्रारंभ हुई थी, ठीक है। 1789 में प्रारंभ हुई थी और बीच में बहुत उतार चढ़ाव आए और फाइनली 1848 में फ्रांस जो है एक गणतंत्र घोषित हो गया। तभी ये 1848 में ही फ्रांस के गणतंत्र घोषित होने के बाद जो ये अपना फ्रेडरिक सार्यू था, ये एक फ्रांसीसी चित्रकार था। इसने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई जिसमें बहुत सारे मतलब चीज़ों को उसने बताया, मतलब जो भी रूढ़िवादी थे उनके कंकालों को दिखाया कि ये सब खत्म हो गए हैं, अब लोकतंत्र आ गया है। तो यहाँ से आपको क्या क्या चीज़ें मालूम चली कि फ्रेडरिक सार्यू एक चित्रकार था। कहाँ का चित्रकार था? तो फ्रांस का चित्रकार था, फ्रांसीसी चित्रकार था। और यहाँ आपको एक नहीं दो और चीज़ें मालूम चल गई कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति स्टार्ट हुई और 1848 में फ्रांस गणतंत्र बना, यानी गणतंत्र उसको मिला, ठीक है। और कब बनाई थी फ्रेडरिक सार्यू ने ये 4 चित्रों की श्रृंखला? तो 1848 में, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जानकारी आप लोग याद रखना। मैंने कितना समझ जाओ कि लगभग आपका 5 एमसीक्यू एक ये क्वेश्चन से क्लियर करा दिए हैं। कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति कब प्रारंभ हुई थी, तो 1789 में, या फ्रांस कब गणतंत्र घोषित हुआ, तो 1848 में। या ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि फ्रेडरिक सार्यू ने 4 चित्रों की श्रृंखला कब बनाई, तो 1848 में। क्लियर? चलो आगे हम लोग चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, और बाकी ये सब पीडीएफ मैं आपको बता दूं, काफ़ी सारे लड़कों का क्वेश्चन होगा कि पीडीएफ भैया हमें कहाँ मिलेगा। तो देखो हमारी एक एप्लीकेशन है यूपीएमएसपी स्टडी, ये ऐप है। आप गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करोगे तो आ जाएगी, या इसका लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, यूपीएमएसपी स्टडी। इससे आप डाउनलोड कर लेना, सारा का सारा पीडीएफ आपको, नोट्स या जो भी चीज़ें हैं फ्री में आपको वहीं पे मिलेंगी। और बाकी 2-3 महीने की बात है, 2-3 महीने में मैं पूरा का पूरा आपका ये सोशल साइंस आप देख सकते हो, सोशल साइंस एमसीक्यू चैप्टर वाइज पूरा का पूरा आपका सामाजिक विज्ञान का, साथ ही विज्ञान यानी साइंस का पूरा का पूरा, और मैथ का भी आपका ई बुक तैयार कर रहा हूँ पूरा का पूरा चैप्टर का। जैसे ये पूरा का पूरा ये चैप्टर है, ये फर्स्ट चैप्टर, इसी तरह सेकंड चैप्टर, इसी तरह मैं पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू पूरे के पूरे बुक का तैयार कर रहा हूँ। एक ई बुक बनाऊंगा और वो ई बुक आपको फ्री में दे दूंगा एग्जाम टाइम में, तो आप चैनल से जुड़े रहना। क्लियर? चलो अगला हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है कि इनमें से किस वर्ष में फ्रांस में नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, का उदय हुआ? देखो सबसे पहले नेपोलियन कौन था? तो भाई नेपोलियन फ्रांस का एक नागरिक था, नागरिक नहीं मतलब वहाँ का एक तरह से सेनापति बोल लो, ठीक है। और इसने बहुत सारे बदलाव किए, अच्छे बदलाव किए, और फिर बाद में ये मतलब
बहुत बुरा बर्ताव भी लोगों के साथ करने लगा। तो चलो इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना। बाकी यहाँ हम लोग का प्रश्न है कि इनमें से किस वर्ष में फ्रांस में नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन की संहिता भी कहा जाता है, का उदय हुआ। ऑप्शन है कि 1800 में, 1802 ईस्वी में, या 1804 में, या 1806 में। तो सही ऑप्शन है 1804। जी हाँ मेरे दोस्त, 1804 में। ये संहिता क्या थी? इस संहिता के अंतर्गत जो नेपोलियन की 1804 की नागरिक संहिता थी, इसके अंतर्गत जो जन्म पे आधारित विशेषाधिकार था उसे खत्म कर दिया गया था। जी हाँ मेरे दोस्त, अब जन्म पे आधारित विशेषाधिकार क्या होता है? जैसे नहीं होता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो ऐसा जन्म पे आधारित विशेषाधिकार इस मतलब नेपोलियन की संहिता के थ्रू खत्म कर दिया गया था। सिंपल यही है। चलो तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखो, और इससे रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न पूछा भी गया था। अभी अभी जो 2023 का पेपर हुआ है, जिसमें सोशल साइंस का पेपर कोड है 825 EY। अगर आपके पास ये पेपर होगा, ठीक है, 825 EY कोड वाला, तो उसमें देखना ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। बाकी ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर भी सारा का सारा हमारी जो एप्लीकेशन है ना, UPMSP स्टडी, इस पे अपलोडेड है पहले से। आप जाकर वहाँ ओपन कर देख सकते हो। तो देखो यहाँ पे आपका क्या प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था। ओके, नेपोलियन कोड में कौन नहीं जोड़ा गया था? जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार, ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन सामंती व्यवस्था का अंत, संपत्ति का अधिकार, कानून के समक्ष समानता। तो देखो कौन नहीं जोड़ा गया था? तो जन्म पे प्राप्त विशेषाधिकार को नहीं जोड़ा गया था। बाकी सामंती व्यवस्था का अंत ये जोड़ा गया था कि सामंती व्यवस्था का पूरा पूरा अंत होगा। संपत्ति का अधिकार, सब व्यक्तियों की अपनी संपत्ति पे अपना खुद का अधिकार होगा। और कानून के समक्ष सबकी बराबरी होगी। ऐसा नहीं कि धनी व्यक्ति को अलग से ट्रीट किया जाएगा और गरीब व्यक्ति को अलग से ट्रीट किया जाएगा। तो ये सब तो उसमें सम्मिलित थे, ठीक है। 1804 की जो नागरिक संहिता थी उसमें सम्मिलित थे, लेकिन जन्म पे आधारित विशेषाधिकार सम्मिलित नहीं था, उसे खत्म कर दिया गया था, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था? तो जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार को नहीं जोड़ा गया था। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। चलो अगला प्रश्न 4th नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। प्रश्न क्या है कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। देखो ये प्रश्न पूछ दिया। ये प्रश्न 2022 में भी पूछा था और 2020 में, 2020 और 22 दोनों सालों ये प्रश्न पूछा था। और एक इस तरह से भी पूछा था कि फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी, ठीक है। सिंपल, थोड़ा अलग अलग कर दिया, प्रश्न एक ही है। देखो 2 बार पूछा, 20 में भी पूछा, 22 में भी पूछा, और 2023 में देखो आपके 3 कोड के, आप जानते हो कि यूपी बोर्ड का जो पेपर होता है, मैं ये यूपी बोर्ड के बच्चों को पढ़ाता हूँ। बाकी आप किसी भी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, आपके चैप्टर में या मतलब आपके NCERT आप पढ़ते हो, आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर है, तो ये ऑब्जेक्टिव देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यूपी बोर्ड के अभी 2023 का पेपर हुआ था ना, तो उसमें 3 कोड में EY, FB और FC 3 कोडों में यह प्रश्न पूछा गया था। और यह प्रश्न आपका 2020 और 22 में पूछा गया था। प्रश्न एक ही है, लेकिन थोड़ा ऑप्शन में देखो चेंजेस है बस। यहाँ है कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। यहाँ पे ऑप्शन है 1788 में, 1789 में, 1790 में और 1787 में। और यहाँ पे आपका ऑप्शन है 1689, 1700 आपका 79, 1789 और 1889, देख सकते हो। बस ऑप्शन में चेंजेस हैं। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग का ऑप्शन कौन सा सही होगा। मैं पहले ही आपको बता दिया था कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 में, जी हमें 1789 में प्रारंभ हुई थी और बीच में बहुत सारे उतार चढ़ाव है और फाइनली 1848 में फ्रांस मतलब गणतंत्र हुआ। तो फ्रांसीसी क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? 1789 में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें 1789 यानी ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। चलो ये 5 प्रश्न हुए। आगे हम लोग चलते हैं, इधर आ जाते हैं 5 के बाद इधर 6 नंबर प्रश्न पे। 6 नंबर आप प्रश्न देख सकते हो स्क्रीन पे। क्या है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? 2020 में पूछा गया यह प्रश्न है, ठीक है। देखो यंग इटली नामक जो सोसाइटी थी, यंग इटली और एक यंग यूरोप, 2 थी। अगर आपसे यंग यूरोप भी पूछ दे, ठीक है, यंग यूरोप, तो भी याद रखना। इन दोनों का जो संस्थापक था वो कौन था? गैरीबाल्डी, बिस्मार्क और या मेजनी। तो मेजनी, जिसको ज्यूसेppe मैत्सिनी के नाम से भी जाना जाता है, ज्यूसेppe, मैं लिख देता हूँ, मैत्सिनी के नाम से भी जाना जाता है। ये आप याद रखना। आप लोग काफ़ी लोग समझते हो कि मेजनी और ज्यूसेppe मैत्सिनी 2 अलग अलग व्यक्ति हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेजनी ही ज्यूसेppe मैत्सिनी था, उसका ज्यूसेppe मैत्सिनी का शॉर्ट नाम मेजनी था, एक तरह से बोल सकते हैं। जैसे आपने अभी तक नेपोलियन, जो अभी हमने अभी देखा इधर पीछे नेपोलियन की संहिता के बारे में, वही नेपोलियन की मैं बात करूँ, तो आप नेपोलियन केवल नाम जानते हो।
उसका पूरा नाम था उसका पूरा जो नाम था वो था नेपोलियन बोनापार्टा, ठीक है। और अगर और डीप में जाए तो उसके बचपन का नाम था नेपोलियन दी बोनापार्टा। क्लियर है। नेपोलियन नाम से वह फेमस इसलिए क्योंकि उसने लगभग 14, शायद मैं याद कर रहा हूँ अच्छे से, तो शायद लगभग 14 सालों तक उसने केवल मतलब राजगद्दी अपनी संभाली नेपोलियन नाम से, मतलब नेपोलियन नाम से उसका राज्याभिषेक हुआ, इसलिए वो इतना मतलब नेपोलियन नाम से फेमस है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मेजनी या जियुसेप्पे मैत्सिनी, याद रखना बात एक ही है। तो यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो संस्थाओं का संस्थापक जियुसेप्पे मैत्सिनी था। क्लियर, या जिसको आप मेजनी भी बोल सकते हो। यह एक और प्रश्न पूछ सकता है यहाँ पे आपसे, एक और प्रश्न पूछ सकता है। जी हाँ मेरे दोस्त, यह एक मतलब एक संगठन था, कार्बोनारी नामक एक संगठन था, उसी का ये सदस्य था जियुसेप्पे मैत्सिनी। पूछ सकता है आपसे प्रश्न कि जियुसेप्पे मैत्सिनी निम्न में से किस संगठन का सदस्य था, और 3-4 मतलब 4 ऑप्शन होगा तो 4 संगठन का नाम दे देगा, ठीक है, और आपसे प्रश्न पूछ लेगा। तो कार्बोनारी, जी हमें दोस्तों याद रखना, आपके मतलब बुक में सीधे सीधे लिखा हुआ है कार्बो, शायद नारी यही होगा, ठीक। हाँ, कार्बोनारी नामक गुप्त संगठन का ये सदस्य था, जिसने यंग इटली और यंग यूरोप नामक संस्थाएं स्थापित की थी। किसने? जियुसेप्पे मैत्सिनी, या जिसको आप मेजनी भी बोल सकते हो। चलो, आशा करता हूँ आपको बहुत सारा चीज़ें क्लियर हो रहा होगा। मैं ये एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसमें देखो मैं कितनी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, पढ़ने का असली मतलब अच्छा यही तरीका होता है। केवल फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई, बस ये ऑप्शन सही, ये प्रश्न प्रश्न पढ़ो ऑप्शन सही, ये गलत तरीका होता है। ये तो सिर्फ लिख दो और बता दो, इसका मतलब कि जो आपको पढ़ा रहा है ना, वो केवल मतलब रट्टा मारा हुआ है और कोई दिक्कत नहीं, उसने अच्छे से पढ़ा नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पे आगे चलते हैं, हम लोग 7वें प्रश्न पे चलते हैं। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? देखो ये प्रश्न सिंपल है। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा 1848 में हुई थी, और 1789 में फ्रांसीसी क्रांति स्टार्ट हुई थी, और 1848 में चलते चलते बीच में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, और 1848 में फ्रांस फाइनली गणतंत्र घोषित हुआ। चलो, ये तो प्रश्न हम पीछे देख चुके हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न 8 नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो, और यह प्रश्न आप लोग देख सकते हो 2022 में और 23 में भी पूछ चुका है। 2023 में जो प्रश्न ये पूछा है 825 FA और FC, 2 कोडों में यही प्रश्न पूछा है। हालांकि FA और FC मतलब ये दोनों में थोड़ा थोड़ा ये ऑप्शन में चेंजेस था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैंने ऑप्शन यहाँ पे दूसरा नहीं लिखा है। सीधे सीधे मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न क्या है, निम्न में से किसका कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? यह किसका कथन है? सीधे सीधे आप डायरेक्ट याद रखिएगा, मैटरनिक को, ड्यूक मैटरनिक, ठीक है। ड्यूक मैटरनिक का यह कथन था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। क्लियर, ये किसने कहा था? मैटरनिक ने। पूरा नाम ड्यूक मैटरनिक, आप लोग याद रखिएगा, ड्यूक मैटरनिक। क्लियर है। ये 2022 में भी प्रश्न पूछा था, और 2023 में अभी 2 पेपर कोडों में FA और FC में ये प्रश्न पूछा गया है। क्लियर, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, आपके एग्जाम में आ सकता है। चलो आगे हम लोग चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 8 के बाद 9। बाकी यहाँ पे देखो आपको मतलब यहाँ पे मतलब एक डाउट होगा कि मैटरनिक कौन था। तो मैटरनिक आपने पढ़ा होगा, ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ठीक है। कहाँ का? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। यहाँ फ्रांस मतलब यहाँ ये मत समझ जाना कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये फ्रांस की प्रशंसा कर रहा है तो ये फ्रांस से रिलेटेड है, नहीं, ये फ्रांस का व्यक्ति नहीं था, यह व्यक्ति था आपका ऑस्ट्रिया का चांसलर था। आप आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे, जब वियना संधि हुई थी तो वियना संधि का नेतृत्व इसी ने किया था, ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने, ठीक है। चलो अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। बाकी ये इनके बारे में अभी हम लोग डिटेल में और आगे देखेंगे कि कावूर कौन था, बिस्मार्क कौन सा, मैत्सिनी के बारे में तो हमने ऊपर देख ही लिया, ठीक है। ये तीनों के तीनों कावूर ऑटो वन बिस्मार्क तो आपका जर्मनी से संबंधित था, ये जर्मनी से संबंधित था। बाकी कावूर, मैत्सिनी और जियुसेप्पे गैरिबाल्डी ये तीनों आपके इटली से संबंधित थे। क्लियर है। तो ये आप ये भी याद रखना, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बिस्मार्क संबंधित था और 4 देशों का नाम दे देगा, तो आप लोग याद रखिएगा बिस्मार्क जो था वो जर्मनी के एकीकरण से संबंधित था, और कावूर, मैत्सिनी और जियुसेप्पे गैरिबाल्डी, अभी यहाँ हमने देखा गैरिबाल्डी, इसका पूरा नाम जियुसेप्पे गैरिबाल्डी है। तो ये तीनों गैरिबाल्डी, कावूर और मैत्सिनी ये आपके इटली से संबंधित थे, इटली के एकीकरण से संबंधित थे, और वहीं पे बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण से संबंधित था। क्लियर। तो कावूर, मैत्सिनी और आपका मैत्सिनी को ही मेजनी कहा जाता है। कावूर, मैत्सिनी
और आपका गैरीवाल्डी, ये तीनों कहाँ से थे? इटली से थे, ठीक है। और बिस्मार्क जर्मनी से था, और मैटरनिक आपका कहाँ से था? तो ये ऑस्ट्रिया से था, ठीक है। तो ये आप इनको याद रखना कि ये किस देश से भी संबंधित थे। क्लियर? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। अगला प्रश्न हम लोग 9 नंबर देखते हैं कि वियना की संधि कब हुई थी। देखो इसमें आपको काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही होगी, मैं जानता हूँ अभी तक, और आपको एग्जाम तक कन्फ्यूजन रहेगी कि काउर मतलब किस देश का था या बिस्मार्क कहाँ का था। ये मतलब आपको दिमाग में आपके मतलब एकदम उलझन सी कर देंगे, लेकिन मैंने यहाँ सारा का सारा आप बता दिया। आप अच्छे से कहीं पे आप लिख लो, अच्छे से कहीं पे लिख लो, पीछे वीडियो को थोड़ा पीछे कर लो और मैंने जो जो बताया उसको लिख लो कि ये कहाँ से कौन संबंधित है। काउर, मैथ्सिनी और गैरीबाल्डी आपके इटली से संबंधित है, बिस्मार्क आपका जर्मनी से संबंधित है, और मैटरनिक जिसका पूरा नाम क्या है? ड्यूक मैटरनिक, ये कहाँ से संबंधित है? तो ड्यूक मैटरनिक आपका ऑस्ट्रिया से संबंधित है। क्लियर? चलो, मतलब ऑस्ट्रिया का रहने वाला था। अगला प्रश्न है कि वियना की संधि कब हुई थी। ओके, वियना की संधि 2023 में ये प्रश्न पूछ चुका है अभी 825 FV वाले कोड में। तो वियना की संधि 1815 में हुई थी, ठीक है, 1815 में हुई थी, जिसका चांसलर कौन था? ड्यूक, वही मैटरनिक, ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मैटरनिक था, जिसने वियना संधि का मतलब एक तरह से नेतृत्व किया, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, 9 के बाद हम लोग 10 नंबर देख लेते हैं। 10 नंबर, ये वियना संधि क्या थी इसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको। देखो नेपोलियन मतलब बहुत मतलब तूफान मचाया हुआ था, इधर युद्ध कर रहा था, किसी से उधर युद्ध कर रहा था, तो कई सारे देशों ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया, और नेपोलियन और उन देशों के बीच एक संधि हुई जिसको वियना संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि के अंतर्गत बहुत सारे मतलब जो नेपोलियन ने बदलाव किए थे उन बदलावों को रद्द किया गया, और साथ ही एक ये भी प्रश्न पूछता है, एक बुर्बो, ठीक है, एक बुर्बो वंश एक राजा था पहले, नेपोलियन ने इसे युद्ध में हराकर मतलब हटा दिया था, लेकिन फिर 1815 के वियना संधि के फलस्वरूप इसका राज मतलब एक तरह से इसका राजशाही वापस कर दिया गया, यह फिर से स्थापित हुआ। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि 1815 की वियना संधि के फलस्वरूप किस राजवंश का पुनः स्थापना हुआ? तो बुर्बो वंश नामक राजवंश का पुनः स्थापना हुआ, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न क्या है? यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया। ओके, यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ, इटली पहले क्या था कि मूल रूप से लगभग 9 पूरे बड़े बड़े राजाओं के अधीन था, मतलब 9 बड़े बड़े क्षेत्र थे, किसी पे किसी का अधिकार, किसी पे किसी का, किसी पे किसी का, इस तरह से था। तो क्या हुआ कि उसको एकीकृत करने के लिए आपका मेजनी, ठीक है, काउर मेजनी, इन्होंने बहुत जोर लगाया, और साथ में आपका गैरीबाल्डी भी, सबने मिलकर, और उसके अलावा इसमें एक आपने नाम सुना होगा, इन्हीं राज्यों में से एक राज्य का मतलब मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है, मैं देख लेता हूँ, बुक में देख लेता हूँ, 1 मिनट, वो कौन था, मैं इधर देख लेता हूँ यार, माफ़ करना, भूल जाता है थोड़ा, मतलब भूलता नहीं है, दिमाग से हट जाता है। यहाँ इटली यार, इटली वाला पार्ट, ओके, इटली वाला पार्ट आ गया, ये यहाँ, ओके, सार्डिनिया पिडमांट, यहाँ पे देख सकते हो सार्डिनिया पिडमांट। देखो सार्डिनिया, इसी में से एक मान लो एक क्षेत्र था सार्डिनिया पिडमांट, जिसका राजा एक तरह से इमैनुएल द्वितीय था, ठीक है। कौन था? इमैनुएल द्वितीय। इसने मिलकर, इसने भी, बाकी नहीं चाहते थे कि मतलब इटली एकीकृत हो, मतलब एक स्वतंत्र राष्ट्र बने, जैसे मतलब अलग अलग है, हम लोग राज करते रहे, लेकिन ये इमैनुएल द्वितीय चाहता था। तो इसने ये जिसुपे मैथ्सिनी, जिसुपे गैरीबाल्डी, और फिर आपका काउर के साथ मिलकर मतलब 1815 से ही मतलब बहुत प्रयास करते 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 फाइनली 1861 में जाते जाते इन्होंने इन 9 को एकीकृत कर लिया। तो वही कह रहा है कि 1861 में एकीकृत इटली सम्राट किसे घोषित किया गया। ओके, मतलब जब एकीकृत हो गया तो उस समय जो इमैनुएल द्वितीय था, जो अभी हमने एक ये देखा, फिर मैंने भूल गया, माफ़ करना, फिर मैं देखता हूँ यहाँ पे, इटली कहाँ है भाई? इटली, सार्डिनिया पिडमांक का जो राजा था, उससे 1861 में इटली का मतलब एकीकृत इटली का जब ये पूरा एक हो गया, ठीक है, तो
आपका एकीकृत इटली का सम्राट बनाया गया। ठीक है, तो प्रश्न है कि 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया? तो इमैनुएल द्वितीय को। ठीक है, कहीं कहीं इसका इमय यहाँ पे अय का मात्रा होता है, कहीं एमुनुएल होता है, तो वही बात एक ही हुआ। ठीक है, इमैनुएल द्वितीय। क्लियर है? तो आप लोग याद रखना 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया? तो इमैनुएल द्वितीय को। ठीक है, चलो भाई साहब, और विलियम प्रथम को, ये विलियम प्रथम तो देखो जब जर्मनी, ये जर्मनी से संबंधित था। जब 1871 में जर्मनी स्वतंत्र हुआ तो उस समय वहाँ का मतलब एक तरह से सम्राट विलियम प्रथम को घोषित किया गया। तो ये भी याद रख सकते हो। आगे ये प्रश्न है, मैंने ऐड करा है, तो चलो आगे चलते हैं, इसको हम लोग पढ़ लेंगे। बाकी रुक जाओ 1 मिनट, माफ़ करना, यहाँ पे मैं इधर आ जाता हूँ। ये आपका प्रश्न क्लियर। 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया? तो इमैनुएल द्वितीय को। चलो इधर आ जाते हैं इस बगल। यहाँ देखो, यहाँ 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न क्या है? ये प्रश्न है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है। ओके, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ, ये हम लोग का प्रश्न है। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ भाई सर्वप्रथम 1789 में फ्रांसीसी क्रांति से स्टार्ट हुआ था। और वह कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो फ्रांस से स्टार्ट हुआ था। सिंपल। 2020 और 22 में यह प्रश्न पूछ चुका है आप लोग के एग्जाम में। चलो भाई, 11 के बाद यहाँ 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या है कि कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज, जिसने फ्रेंच सेनाओं का जो ब्रेकेन शहर पर कब्जा करते हुए चित्र बनाया, वह संबंधित था। ओके, देखो यहाँ प्रश्न पूछ दिया ना कि यह किस देश से संबंधित है, यह किस देश से संबंधित है। सबसे पहले ये कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज कौन था? यह एक चित्रकार था, क्योंकि यहाँ पे है कि चित्र बनाया, मतलब ये एक चित्रकार था, तभी तो चित्र बनाया। ठीक है, अब यह किस देश से संबंधित था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। देखो, कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज, जिसने फ्रेंच सेनाओं का जो ब्रेकेन शहर पर कब्जा करते हुए चित्र बनाया, वह संबंधित था। ऑप्शन है कि इटली से, यूनान से, पोलैंड से, या फिर जर्मनी से। सही ऑप्शन है इसका जर्मनी से। यह जर्मनी से संबंधित था। जर्मनी का एक चित्रकार था कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज, जिसने फ्रेंच सेनाओं का जर्मनी के जो ब्रेकेन शहर पर कब्जा करते हुए चित्र बनाया था। यहाँ पे मैं फिगर भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ आपकी बुक में। यहाँ पे देखो, ये वाला फिगर है। यहाँ पे देखो, यहाँ से ये प्रश्न मैंने लिया हुआ है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये पूरा पूरा ये फिगर है। यहाँ पे जो ब्रेकेन शहर, ठीक है, इस पे ये देखो, यहीं पे लिखा है कि जर्मन चित्रकार कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज द्वारा बनाए गए इस रंगीन चित्र का विषय फ्रेंच सेनाओं द्वारा जो ब्रेकेन शहर पर कब्जा है। ठीक है, तो देखो, इससे आपका ये ऑब्जेक्टिव कुछ इस प्रकार का आपका बनाकर एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मैंने बताया ना कि कोई कहाँ से संबंधित है, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि ड्यूक मैटरनिक संबंधित है, और 4 देशों का आपका मतलब नाम दे देगा, तो वो कहाँ से संबंधित है, तो ये आपको मालूम होगा तभी तो आप, मैंने जैसे कि पीछे बता दिया कि ड्यूक मैटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, यानी ऑस्ट्रिया से संबंधित था। और आपके उसके अलावा यहाँ देखो, यहाँ आपका मैटरनिक, काउर और मैथ्सिनी, ये तीनों आपके इटली से संबंधित थे, और ये आपका बिस्मार्क जर्मनी से संबंधित था। इसको आप लोग लिख लेना और याद कर लेना। काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि कौन कहाँ से संबंधित था, यानी किस देश से था। ठीक है, चलो यहाँ आगे हम लोग चलते हैं, इधर आ जाते हैं। ये 12 नंबर प्रश्न हो गया। 13 नंबर प्रश्न पे ये प्रश्न क्या है कि जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया? ओके, जर्मनी जो थी उसको किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया? 1871 में, 72 में, 76 में या 80 में? मैंने आपको पहले ही बता चुका है 1871 में, और जिसके फलस्वरूप विलियम प्रथम को वहाँ का सम्राट घोषित किया गया। ठीक है, यहाँ मैं आपको बुक में भी ये दिखा देता हूँ, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है ये साफ साफ। 1 मिनट, यहाँ पे ओके, यहाँ पे देखो, प्रसारित हुई एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। देख सकते हो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव बनाया हुआ है कि जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया? तो 1871 में। और इसका मतलब सम्राट किसे घोषित किया गया? तो विलियम प्रथम को। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इसके बाद ये हम लोग का 14 नंबर आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। ये प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? ऑटो वन बिस्मार्क को, काइजर विलियम प्रथम को, हिटलर को, या मैथ्सिनी को? सिंपल, ऑटो वन बिस्मार्क। ठीक है, याद रखना, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय ऑटो वन बिस्मार्क को दिया जाता है। 2020 और 22 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। ठीक,
चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं, 15 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न क्या है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ओके, जर्मनी का जो एकीकरण हुआ उसमें मुख्य भूमिका किसकी थी? जिसपे गैरीबाल्डी। सेम वही प्रश्न है, ये 2020 और 22 में प्रश्न पूछा गया था और अभी ये 2023 में प्रश्न पूछा गया था 825 एफए और एफडी वाले 2 कोडों वाले पेपर में। ठीक है, 2 पेपर कोड में पूछा गया था। आप जानते हो कि जैसे यूपी बोर्ड में 7 पेपर कोड होते हैं एक ही सब्जेक्ट के, तो जैसे सामाजिक विज्ञान का एक पेपर कोड एफए था और एक एफडी था 2023 में, तो दोनों में ये प्रश्न पूछा गया था। यही सेम टू प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे केवल आपका ऑप्शन जर्मनी के एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है, और ये चार्ट है ऑप्शन, वही प्रश्न यहाँ भी है लेकिन केवल ऑप्शन यहाँ पे चेंज कर दिया गया तो थोड़ा सा। तो इसका भी सही ऑप्शन होगा ऑटो वन बिस्मार्क। आप लोग याद रखिएगा सीधे सीधे कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाई, तो ऑटो वन बिस्मार्क ने निभाई। चलो आगे आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं। अगला प्रश्न 16 नंबर, 15 के बाद आपका 16 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न क्या है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था? सिंपल, आपका फ्रांस से संबंधित था नेपोलियन। ठीक है, 2020 में प्रश्न पूछा गया था। 17 नंबर प्रश्न है, देखो यही प्रश्न, नेपोलियन संबंधी था, नेपोलियन का संबंध किस देश से था और नेपोलियन संबंधित था। ये 2020 में इस प्रकार से पूछा गया था और ये ऑप्शन था, और 2023 में 825 एफवी नामक पेपर कोड में ये प्रश्न पूछा गया था और इसमें ये ऑप्शन था। ठीक है, केवल ऑप्शन चेंज था। तो नेपोलियन संबंधित फ्रांस से ही संबंधित था, तो इसका भी यही ऑप्शन सही होगा। बाकी ऑप्शन देख लो, इसका थोड़ा अलग अलग ऑप्शन चेंज कर दिया है। तो आपको प्रश्न अगर अच्छे से याद रहता है तो कोई भी ऑप्शन दे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, चलो अगला हम लोग का 17 के बाद 18 नंबर प्रश्न है कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? जिसपे गैरीबाल्डी, ऑटो वन बिस्मार्क, नेपोलियन या विलियम प्रथम? सिंपल, सही ऑप्शन है जिसपे गैरीबाल्डी। जिसपे गैरीबाल्डी, मैत्सिनी और मेजिनी, जिसको जिसपे गैरीबाल्डी, मैत्सिनी और काउर, इन तीनों के नेतृत्व में इटली का एकीकरण किया गया। ठीक है, बाकी ये 3 ऑप्शन गलत क्यों? क्योंकि ऑटो वन बिस्मार्क आपका जर्मनी से संबंधित है, ये जर्मनी के इटली का श्रेय इसे दिया जाता है, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। नेपोलियन आपका फ्रांस से संबंधित था और विलियम प्रथम, ये तो भाई आप जानते हो कि 1871 का जो मतलब 1871 में जब जर्मनी स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ, एक तरह से बोल सकते हैं, तो उसका मतलब सम्राट इसे विलियम प्रथम को बनाया गया। तो ये तीनों देखो, ये तीनों अलग हैं, और जिसपे गैरीबाल्डी आपका इटली से संबंधित और इटली के एकीकरण का श्रेय इसे ही दिया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर? चलो अगला प्रश्न 19 नंबर, जिसपे मैत्सिनी का संबंध था। ओके, देखो यहाँ प्रश्न पूछ दिया, जिसपे मैत्सिनी का संबंध था, कहाँ से संबंध था? इटली के। और देखो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ये 2023 में ही पेपर कोड में मुझे याद नहीं है, यहाँ पे मैं भूल गया हूँ, 2023 में यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, 2023 के किसी न किसी पेपर कोड में यह प्रश्न पूछा गया, मैंने लिखना यहाँ पे भूल गया है। ठीक है, मुझे याद नहीं है, लेकिन चलो ये 2023 में प्रश्न पूछा गया है कि जिसपे मैत्सिनी का संबंध था, किस देश से था? इसका मतलब इटली के एकीकरण से संबंधित था ये, कि जर्मनी के एकीकरण से, या इंग्लैंड के राष्ट्रवाद से, या फ्रांस के राष्ट्रवाद से? तो देखो जिसपे मैत्सिनी, जिसपे गैरीबाल्डी और काउर, ये तीनों इटली के एकीकरण से संबंधित है। तो 19 नंबर का ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, इटली के एकीकरण से, न कि जर्मनी के एकीकरण से। जर्मनी के एकीकरण से संबंधित कौन था? तो ऑटो वन बिस्मार्क संबंधित था। क्लियर है? तो 19 नंबर प्रश्न आपको क्लियर? चलो 19 का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे है, आप सामने देख सकते हो। प्रश्न क्या है कि निम्न में से 1832 की किस संधि के फलस्वरूप यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? और 2020 में यह प्रश्न आ चुका है आपके एग्जाम में 2020 में। तो यहाँ ऑप्शन है कि पेरिस की संधि के फलस्वरूप, वर्साई की संधि, वियना की संधि, या कुस्तुतुनिया की संधि। सही ऑप्शन आपका यहाँ पे ये डी वाला हो जाएगा, कुस्तुतुनिया की संधि के फलस्वरूप जो 1832 में हुई थी। ये भी याद रखना, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कुस्तुतुनिया की संधि कब हुई थी? तो 1832 में। तो 1832 की कुस्तुतुनिया की संधि के फलस्वरूप जो यूनान था उसको एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। तो ये आपका 20वां प्रश्न हो गया। आगे और भी हम लोग के पास अभी कम से कम लग रहा है कि 10 प्रश्न हैं, चलो उनको भी कर लेते हैं। यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 2020 में प्रश्न पूछा जा चुका है कि 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप, 1848 की जो फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ? निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई, सैन्य शासन की स्थापना हुई, या गणतंत्र की स्थापना हुई? तो गणतंत्र की स्थापना हुई। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति स्टार्ट हुई, बीच में चलते चलते बहुत सारे उतार चढ़ाव आए और फाइनली जाकर 1848 में आपका फ्रांस गणतंत्र हो गया।
तो यहाँ गणतंत्र की स्थापना हुई फ्रांस में 1848 में, फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप। ठीक, चलो इसके बाद हम लोग का 22 नंबर प्रश्न है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये क्या है कि जर्मन संस्कृति में बोक्सजिस्ट का आशय था। ओके, जर्मन संस्कृति में जो ये बोक्सजिस्ट नामक शब्द है, इसका क्या आशय था? 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका मतलब था राष्ट्र, संविधान, आम जनता या सांसद। सही ऑप्शन होगा आपका ए वाला, राष्ट्र। बोक्सजिस्ट का जर्मन संस्कृति में शब्द राष्ट्र से था। ठीक है, चलो अगला 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें 100% लड़के गलती तो करते ही करते हैं। 2022 में प्रश्न पूछा गया था, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी। लड़के 100% फ्रांस में मतलब यहाँ पे ट्रिक करेंगे, लेकिन ये आपका गलत होगा। देखो सर्वप्रथम फ्रांस में मतलब क्या हुआ, मतलब एक तरह से राष्ट्रवाद प्रारंभ हुआ, लेकिन संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना फ्रांस से पहले ब्रिटेन में हो चुकी थी। ठीक है, कहाँ? ब्रिटेन में। और ब्रिटेन जिसको मतलब एक तरह से यूके, मतलब यूके यूनाइटेड किंगडम, जिसके अंतर्गत आपके लगभग 4 शहर आते हैं, सॉरी 4 शहर बोल रहा हूँ, 4 देश आते हैं, ब्रिटेन, इंग्लैंड, उसके अलावा और 2 हैं, मुझे याद नहीं है, मतलब 4 शहर आते याद है, लेकिन अभी दिमाग पे नहीं चढ़ रहे हैं। चलो मतलब यूके के अंतर्गत 4 देश आते हैं, उनमें से आपका इंग्लैंड भी था। तो इंग्लैंड, चूंकि ब्रिटेन ऑप्शन इसमें नहीं है, तो आपका इंग्लैंड सही हो जाएगा। संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में। और ब्रिटेन के अंतर्गत मतलब यूके में हुई थी, और जिसके अंतर्गत ब्रिटेन, इंग्लैंड और 2 देश शामिल थे, तो अभी भी हैं। तो उनमें संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम हुई, न कि फ्रांस में। फ्रांस में सर्वप्रथम राष्ट्रवाद प्रारंभ हुआ था, ये हम लोग बोल सकते हैं। चलो आगे हम लोग चलते हैं 24 नंबर प्रश्न पे। 24 नंबर प्रश्न क्या है, आप देख सकते हो कि जिउसेppe मैत्सिनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। ओके, जो जिउसेppe मैत्सिनी था उसके द्वारा स्थापित गुप्त संगठन भाई हमने पहले देख चुका है। जिउसेppe मैत्सिनी द्वारा 2 स्थापित गुप्त संगठन हैं, एक यंग इटली और एक यंग यूरोप, और यह कार्बोनारी गुप्त संगठन का सदस्य था जिउसेppe मैत्सिनी। चलो ये 2022 में प्रश्न आया था। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, जो अभी 2023 के 825 EX वाले पेपर कोड में आया हुआ है। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया? ओके, यानी इसी प्रश्न को पूछा है, केवल यहाँ पे ये ऑप्शन है और यहाँ पे ये ऑप्शन है, ऑप्शन बदला है। तो यंग इटली का किसने, यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना किसने किया? जिउसेppe मैत्सिनी ने। ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ये सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग बाकी ये देखो, यहाँ जिउसेppe मैत्सिनी, जिउसेppe आपका गैरिबल्डी और काउर, ये तीनों फिर मैं बता देता हूँ, ये तीनों आपके कहाँ से संबंधित थे? ये इटली से संबंधित है। इटली के एकीकरण में इन तीनों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। चलो यहाँ हम लोग आ जाते हैं इधर, और ये विक्टर इमैनुएल द्वितीय कौन था, इसके बारे में भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, हालांकि पीछे बता चुका हूँ। जब इटली का एकीकरण का कार्य मतलब लगभग पूरा हुआ 1861 में, पूर्ण रूप से पूरा नहीं हुआ, पूर्ण रूप से अभी आगे चलकर पूरा हुआ, क्योंकि अभी भी 2 मतलब क्षेत्र थे जिनको अभी मिलाना था। तो 1861 में जो 9 आपके भूभागों में एक तरह से इटली बटा था, उनका एकीकरण हुआ, तब इमैनुएल द्वितीय को वहाँ का सम्राट बनाया गया। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन पे, नेपोलियन की पराजय कब हुई? और या देखो ये इस तरह से प्रश्न पूछा गया था कि नेपोलियन की पराजय कब हुई। ठीक है, ये 2022 में इस तरह से पूछा गया था, और 2023 में 825 EZ वाले कोड में नेपोलियन बोनापार्टा की पराजय कब हुई थी? ठीक है, नेपोलियन और नेपोलियन बोनापार्टा एक ही हैं। ठीक है, यहाँ शायद लड़के केवल एक नाम जानते होंगे नेपोलियन, तो कंफ्यूज हो गए होंगे, मतलब 2023 में जिसने पेपर दिया था। नेपोलियन बोनापार्टा वही है। ठीक है, या नेपोलियन उसको शॉर्ट में बोला जाता है, पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्टा, या और इसका पूरा नाम नेपोलियन दी बोनापार्टा था, नेपोलियन दी बोनापार्टा, लेकिन इसको नेपोलियन कहा जाता था। ठीक है, तो इसका पराजय कब हुआ? तो 1815 में इसकी पराजय हुई, जिसके फलस्वरूप वियना की संधि हुई थी। चलो इसके बाद हम लोग 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? 2022 में भी प्रश्न पूछ चुका है, 2023 में 825 EZ वाले पेपर कोड में प्रश्न पूछ चुका है, बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? ओके, संबंध पूछ दिया। तो देखो ये ऑटो वन बिस्मार्क तो जो था ना, ये इसको जर्मनी के एकीकरण का श्रेय दिया जाता था, ये जर्मनी से संबंधित था। क्लियर? चलो आगे हम लोग देखते हैं 27 के बाद 28 नंबर प्रश्न,
कि निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? ओके, विलियम प्रथम, विलियम द्वितीय, फ्रेडरिक विलियम प्रथम या फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ? 2022 में पूछा गया प्रश्न। तो विलियम प्रथम को 1871 में जर्मनी का सम्राट विलियम प्रथम को घोषित किया गया था। चलो भाई साहब, 28 के बाद 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 29 नंबर प्रश्न क्या है? देखो सेम वही शायद प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? यही सेम प्रश्न है आपका, केवल ऑप्शन में यहाँ पे चेंजेस है। ये प्रश्न 2022 में पूछा गया था और ये प्रश्न 2023 के 825 EX वाले पेपर कोड में पूछा है, केवल ऑप्शन में चेंजेस है। देखो यहाँ ऑप्शन कुछ और है, यहाँ पे ऑप्शन कुछ और है, कोई दिक्कत नहीं, इसका ऑप्शन तो यही ऑप्शन सही होगा, विलियम द्वितीय, सॉरी माफ़ करना, विलियम प्रथम, विलियम प्रथम है, विलियम द्वितीय नहीं। यहाँ पे ये ऑप्शन में मैंने शायद गलत डाल रखा है, यहाँ पे देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये तो मैं शायद अभी पहले आपको दिखा दिया। देखो राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया 1871 में, ठीक है। यहाँ पे शायद मैंने गलत लिख दिया है, ये विलियम द्वितीय नहीं, विलियम यहाँ पे प्रथम होगा। क्लियर? चलो ओके, माफ़ करना, ये आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी का पूरा नाम था विलियम प्रथम का आगे कैसर जोड़ दो, कैसर विलियम प्रथम इसका पूरा नाम था, तो ये ए वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक। बाकी ये ऑप्शन सही है, ये विलियम द्वितीय नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है। फ्रेडरिक विलियम प्रथम गलत है, ऑटो वन बिस्मार्क गलत है, ये कैसर विलियम प्रथम का पूरा नाम, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो 29 के बाद 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न क्या है कि 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? ओके, 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो भाई देखो 1789 में यानी फ्रांसीसी क्रांति के दौरान या उससे पहले फ्रांस एक सीमित राजतंत्र था। सीमित राजतंत्र कहने का मतलब कि ये मान लो पूरा फ्रांस है, तो इसमें कुछ राजाओं का मतलब पूरे देश पे कुछ छोटे छोटे भूभागों पे, मतलब यहाँ किसी राजा का, यहाँ किसी राजा का, यहाँ किसी राजा का, यहाँ किसी राजा का, मतलब कुछ राजा मिलकर पूरे फ्रांस पे अधिकार कर रहे थे। तो यहाँ कैसा मतलब 1789 फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो एक सीमित राजतंत्र था। क्या था? एक सीमित राजतंत्र, न कि असीमित राजतंत्र। असीमित माने बहुत सारे तो नहीं, ऐसा नहीं है, सीमित राजतंत्र था, कुछ राजा मिलकर पूरे फ्रांस पे अधिकार करते थे। प्रजातंत्र तो था ही नहीं, गणतंत्र तो था ही नहीं, क्योंकि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति स्टार्ट हुई और 1848 में फ्रांस आज़ाद हुई, नहीं 1848 में गणतंत्र वहाँ पे स्थापित हुआ। ठीक है, चलो ये हम लोग का 30वां प्रश्न। इधर भी प्रश्न है भाई, चलो और 3-4 ठे प्रश्न है यहाँ पे, उसके बाद हम लोग का ये लेक्चर समाप्त हो जाएगा। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि आपके एग्जाम में इससे बाहर मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, बाकी 1-2 और बताऊंगा मैं कि आपको और क्या याद करना है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, वीडियो के अंत में मैं आपको अभी बता दूंगा। चलो यहाँ 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये क्या है? 2023 में 825 EX वाले कोड में पूछा गया कि 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था। वही मतलब पिछला जो अभी हमने प्रश्न किया वही है, केवल यहाँ पे ऑप्शन बदला है 2023 में, तो ये सीमित राजतंत्र था। चलो अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखो 32 नंबर और 33 नंबर प्रश्न, ये नया प्रश्न, अब से ये ऐसे प्रश्न कभी नहीं आए थे, 2023 में ये प्रश्न आए हुए हैं। तो इन प्रश्नों से इंडिकेशन क्या मिलता है? सबसे पहले तो हम लोग ये प्रश्न क्या है कि निरंकुशवाद का तात्पर्य है और उदारवाद से तात्पर्य है, ये प्रश्न पूछा है। यानी ये निरंकुशवाद और ये उदारवाद, यहाँ पे देखो आपके मतलब बुक में ना, आप जब चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें नया शब्द निरंकुशवाद, यहाँ पे कहीं मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे एक नया शब्द यहाँ पे लिखा है और जनमत संग्रह। तो ये जो नया शब्द कर इस तरह से मतलब ये खाना बनाए गए हैं, जितने नए शब्द हैं उनको एक बार अच्छे से दोहरा लेना कि उनका मतलब क्या है। ठीक है, जैसे नए शब्द में निरंकुशवाद है, तो निरंकुशवाद का मतलब क्या है, इसको आप पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इससे रिलेटेड या उदारवाद, आप अभी आपको आगे उदारवाद भी मिल जाएगा, इसका मतलब आप समझते हो तो आसानी से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप छांट लोगे। इनका मतलब क्या है, आप सारा का सारा, बहुत सारा इसमें है नया शब्द, निरंकुशवाद, नृजातीय, ऐसे कर तो सबको आप पढ़ लेना, क्योंकि इससे प्रश्न यहाँ पे देखो पूछा जा रहा है। ठीक, तो यहाँ प्रश्न के निरंकुशवाद का तात्पर्य है। तो निरंकुशवाद का तात्पर्य क्या है? 4 ऑप्शन की ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर जनता का अंकुश होता है, फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन की ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता, तो बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। निरंकुशवाद का मतलब यही होता है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता, यह एक तरह से दमनकारी सेनाओं से रिलेटेड मतलब एक तरह से शासन व्यवस्था होती है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का अंकुश हो, ऐसा नहीं है, केवल राजा का होता है। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें बहुसंख्यक नहीं, ये भी गलत, ये तीनों गलत, ये आपका सही हो जाएगा।
उसके बाद 33 नंबर प्रश्न है 2023 में ही अभी अभी पूछा है एफडी वाले कोड में, और ये भी एफडी वाले कोड में पूछा गया था। ठीक है, ये प्रश्न क्या है कि उदारवाद से तात्पर्य, ओके, उदारवाद से तात्पर्य क्या है? देखो, निजी संपत्ति का अभाव या राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी, व्यक्ति को स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, या कुछ लोगों के हाथ में शासन की शक्ति। तो देखो, उदारवाद से यही तात्पर्य है, व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष बराबरी का अधिकार। ठीक है, उदारवाद से यही मतलब होता है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलो अगला इधर हम लोग का अंत में लास्ट प्रश्न है हम लोग का 34 नंबर कि लाइप्सिग का युद्ध कब हुआ। ओके, लाइप्सिग का युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ 1813 में या 1717 में, 1917 में, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 1813। जी हाँ मेरे दोस्तों, 1813 में लाइप्सिग का युद्ध हुआ, जिसमें आप अपनी बुक में देखना नेपोलियन को लाइप्सिग का युद्ध हारकर आते हुए एक डाकिये के रूप में दिखाया गया है। तो आप ये याद रखना, पूछ सकता है प्रश्न कि लाइप्सिग का युद्ध कब हुआ था, तो 1813 में, जिसमें नेपोलियन को युद्ध हारकर आते हुए एक डाकिये के रूप में दिखाया गया है। चित्र आप बुक में देख सकते हो, यहाँ देखता हूँ मैं चित्र दिखा भी देता हूँ आपका। देखो यहाँ पे ये देखो हारकर आ रहा है ये। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गया। ओके, बोलते बोलते मेरा गला बैठ गया। फाइनली ये हम लोग का कंप्लीट हुआ पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का। देखो, कुछ ऑब्जेक्टिव बनाने को तो अब 34 के बाद और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव 60-70 भी बन सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। आपके एग्जाम में इन्हीं से प्रश्न पूछेगा। एक दो बाहर से प्रश्न पूछ दे तो भाई वो तो आप भी पढ़े होगे अपने स्कूल या कोचिंग में, तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं मतलब आपको गारंटी देता हूँ कि ये 34 जो प्रश्न है आप अभी मैंने जो आपको पढ़ा है, इन्हीं में से देखना आपके एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन। ठीक है, और 34 ही नहीं बताया, 34 ही क्यों बोल रहा हूँ, 34 में मतलब प्रश्न बता रहा था, तो बीच में मतलब उसके बारे में बिल्कुल डिटेल में सारी चीज़ें बता रहा था, तो एक तरह से आपका और भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई साथ साथ। ठीक है, तो फाइनली बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, और गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारी एप्लीकेशन UPMSP स्टडी डाउनलोड कर लेना, या उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बाकी मैं आपको इसी तरह से और भी सोशल साइंस के सारे चैप्टर, हिस्ट्री के हो गए, जियोग्राफी के या इकोनॉमिक्स, सबका आपका या पॉलिटी का, सबका मैं अच्छे से ऑब्जेक्टिव करा दूंगा। जो 20 मार्क का आपका ऑब्जेक्टिव आ रहा है एग्जाम में, 20 में आपका 20 आना चाहिए। क्लियर है? चलो मिलता हूँ आपसे मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।